हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका आंसर्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे जो इंटरनेट से लिया गया है और कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे चैप्टर वाइज। इसमें हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव 161 करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक करेंगे। मिनिमम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ इस तरह कि बोरोपिट्स शुड प्रीफरेबली बी लोकेटेड इन। बोरोपिट जो होता है वो किस साइड में लोकेट होता है रोड का। तो बोरोपिट क्या होता है फ्रेंड, एक ऐसा डिग आउट किया हुआ था लैंड जब इम्बैकमेंट के लिए वहाँ पे सॉइल का ज़रूरत पड़ता है तब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है डी होता है, सेंट्रल हाफ बिट्स ऑफ सेक्शन ऑफ द चैनल। तो डी आंसर हम लोग का क्या है, करेक्ट है। इसके बाद हम लोग सेकंड में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन में है इरिगेशन कैनल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। इरिगेशन कैनल जो होता है वो किस लाइन के जरिए अलाइन किया जाता है। तो रीज लाइन यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ डैम एंड सप्लाई लेवल इन द कैनल इज कॉल्ड। जो डिफरेंस होता है टॉप ऑफ डैम और सप्लाई लेवल के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्री बम, फ्री बोर्ड। तो ये करेक्ट होगा हम लोग का बी ऑप्शन, फ्री बोर्ड। यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन ही ज़्यादातर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेना चाह रहे हैं और कम ही टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जिस कारण। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, FSL ऑफ ए कैनल एंड इट्स हेड विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज केप्ट। FSL और उसका जो पेरेंट चैनल होता है उसके रिस्पेक्ट में कितना का डिफरेंस होता है, तो 15 सेंटीमीटर लोअर होता है FSL। ठीक है, FSL को 15 सेंटीमीटर लोअर रखा जाता है फ्लड सील लेवल को। फिर देखिए द मेजर टू रिमूव वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड इज। कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं वाटर लॉगिंग को, समस्या को ख़त्म करने के लिए। तो इनका जो मेथड होता है सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि देखिए टू रिड्यूस पर्कुलेशन फ्रॉम कैनल्स एंड वाटर, अगर रिड्यूस कर दें पर्कुलेशन कैनल और वाटर कोर्सेस से तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म हो जाएगा। और इंक्रीज कर दें ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में फ्लो को, तो हम लोग को वाटर लॉगिंग का समस्या खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर अगेंस्ट सीपेज प्रेशर अकॉर्डिंग टू खोसला क्रीप थ्योरी द क्रिटिकल ग्रेडियंट इज। तो देखिए जब खोसला क्रीप थ्योरी की बात आएगा, ध्यान दीजिएगा, खोसला क्रीप थ्योरी की बात आएगा और बोला जाएगा कि सीपेज प्रेशर, और उसमें बोला जाएगा सीपेज प्रेशर में क्रिटिकल ग्रेडियंट कितना है। खोसला क्रीप थ्योरी के तरह से या खोसला क्रीप थ्योरी के वजह से क्रीप ग्रेडियंट, क्रिटिकल ग्रेडियंट पूछा जाएगा सीपेज प्रेशर का, तो वो होता है ई ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोग का 1.00। ठीक है, तो खोसला क्रीप थ्योरी के बोला था कि क्रिटिकल ग्रेडियंट होगा सीपेज प्रेशर में स्टेबिलिटी के लिए 1.00। इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे देखिए चैप्टर वाइज हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को करेंगे, हर एक चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लिफ्ट इरिगेशन इज सिस्टम बाय विच वाटर फ्लोज। लिफ्ट इरिगेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा वाटर फ्लो करता है। तो लिफ्ट इरिगेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल वाटर फ्लो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन में बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। फिर आता है इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन। इरिगेशन जो होता है फ्रेंड वो बेसिकली किस रीजन में रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमिड रीजन या एरिड रीजन या सेमी एरिड रीजन या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है ये रॉन्ग है, यहाँ पे आपको सुधार लेना चाहिए। आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हमारा होगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस सभी रीजन में इरिगेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज इन। मैक्सिमम वाटर एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंसी किस मेथड में होता है, तो सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंसी होता है हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड। प्लांट सरफेस से अगर इवेपोरेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रांसपायरेशन। फिर आता है इन अ फील्ड अंडर फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन, फ्यूरोज आर रेफर टू।
देखिए फ्यूरो इरिगेशन जब होता है तो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे फ्यूरो बना दिया जाता है, इस तरह से यहाँ पे प्लांट को लगाया जाता है। तो इस तरह से जब लगाया जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होता है सी होता है। ए में सी में क्या दिया गया है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, रीजेज ऑन बीच क्रॉप्स आर ग्रोन, तो उसको हम लोग फ्यूरो बोलते हैं। फिर नैरो डिचेज बीच कैरी इरिगेशन वाटर, और जो फ्यूरो होता है वही तो इरिगेशन वाटर को कैरी करता है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो यानी सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। इफ इरिगेशन वाटर सप्लाइड टू अ फील्ड पेनेट्रेट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, देन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी इज। अगर इरिगेशन वाटर जो है वो थ्रू आउट पीरियड में तो यूनिफॉर्मली अगर जा रहा है, तो पेनेट्रेट कर रहा है, पेनेट्रेट किया जा रहा है, तो उसका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी कितना होता है, तो 1 होता है। फिर आता है अफॉरेस्टेशन इज ए मेजर फॉर, जो एफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई आप लोग समझ रहे हैं। अगर पेड़ की कटाई हो जाएगी तो देखिए अगर पेड़ कुछ इस तरह से है तो इनका जो यहाँ पे स्टीम होगा अंडरग्राउंडेड सरफेसेस में, तो अंडरग्राउंडेड सरफेसेस में जो स्टीम क्या काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसी कारण क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म हो जाती है वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म होती है। अगर पेड़ों की कटाई हम लोग कर दें तो वो क्या होगा कि वो वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे वाटर लॉगिंग बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके आगे देखिए, वेयर स्टीप लैंड इज अवेलेबल द मेथड ऑफ इरिगेशन अडॉप्टेड इज। जहाँ स्टीप लैंड अवेलेबल है तो वहाँ किस मेथड का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चेक फ्लडिंग मेथड का उपयोग करते हैं। अब बेसिन मेथड, बेसिन मेथड ध्यान दीजिएगा, बेसिन मेथड ऑर्चर्ड में उपयोग किया जाता है। ऑर्चर्ड में आपको याद होगा तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि बेसिन मेथड में क्या होता है कि पेड़ के चारों ओर कुछ रिजेट टाइप बना दिया जाता है उसमें, और उसमें क्या किया जाता है, बेसिन टाइप तैयार किया जाता है, एक कैनल के द्वारा, एक जो डीचेज के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। तो उसको इस तरह से प्रोसेस को हम लोग बोलते थे बेसिन मेथड। तो बेसिन मेथड जो यूज किया जाता है ऑर्चर्ड के लिए, ऑर्चर्ड में तो बगान, जहाँ बगान गार्डन जहाँ पे फ्रूट वगैरह उपजाया जाता हो, ठीक है। इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर, देखिए सेम क्वेश्चन, इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके आगे हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोलॉजी का। इसमें क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से ये है कि द वाटर गोज टू एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन एंड कम्स बैक अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो देखिए जो वाटर ट्रांसपायरेशन के वजह से वाटर जो एटमॉस्फेयर में गया, उसी जो प्रिसिपिटेशन के कारण वाटर जो नीचे आ गया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। तो ये सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, आपको जस्ट ही याद आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गजेज हैज़ अ कलेक्टिंग डायमीटर। जो स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गजेज जो होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, तो 12.7 सेंटीमीटर, जो हम लोग पढ़े थे 127 mm। तो इसकी को बोला जा रहा है 112.7 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके आगे हम लोग ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग देखें धासु सर बोल रहे हैं लाइक ठोकिए दबा कर, तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन में। तो चैनल को सबसे आगे फ्रेंड आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है फ्रेंड कि देसियन पॉलीगॉन इज यूज इन कनेक्शन विद। देसियन पॉलीगॉन यूज करते हैं हम लोग किसके कनेक्शन के साथ, या उसको किसके लिए उपयोग करते हैं। तो देसियन पॉलीगॉन देखिए 3 मेथड हम लोग उपयोग कर रहे थे, और तीनों मेथड में एक था अर्थमेटिक मीन मेथड, और फिर आता है देसियन पॉलीगॉन मेथड, फिर होता है आइसोहेड्रल मेथड। तो देसियन पॉलीगॉन मेथड, ये तीनों मेथड क्या इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालने के लिए। तो एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए हम लोग देसियन पॉलीगॉन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये करेक्ट ऑप्शन हमारे लोग का है ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हम लोग के यहाँ पे करेक्ट है। अब इसके आगे देखिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन द बेस्ट मेथड इज। तो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं,
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइसोहाइटल मेथड जो हम लोग का होता है सबसे बेस्ट होता माना जाता है एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब क्या, रेनफॉल। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होता है आइसोहाइटल मेथड, यानी करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, इसके आगे है इवेपोरेशन लॉसेज डिपेंड अपॉन। तो इवेपोरेशन लॉसेज जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस, सभी पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी, एरिया ऑफ वाटर सरफेस, तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। प्रिसिपिटेशन इंक्लूड्स, प्रिसिपिटेशन किसको किसको इंक्लूड करता है, यानी प्रिसिपिटेशन जो होता है उस किसको किसको हम लोग प्रिसिपिटेशन बोलेंगे, तो रेन को, स्नो को, हेल को। तो ये में तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। फिर आता है साइमंस रेन गज। देखिए फ्रेंड, साइमंस रेन गज जैसे ही नाम सुनिए साइमंस रेन गज समझ लीजिए कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो साइमंस रेन गज यानी नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गजेज। तो डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। फिर ए यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ। तो देखिए हाइड्रोग्राफी, ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग अच्छा से नहीं पढ़े होंगे। आप लोग हाइड्रोग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे हम लोग। तो हाइड्रोग्राफ का जो ड्यूरेशन होता है इसको रट जाइए, हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन 20 mm होता है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, 20 mm। ठीक है, इसके बाद देखिए डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो किसके किसके मिलने के कारण बनता है, तो डायरेक्ट रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो और चैनल प्रिसिपिटेशन, ये तीनों के मिलने से बनता है, यानी ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। अब इसके आगे देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन का मेजरमेंट जो होता है उसको हम लोग किस मायने में लिखते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं डेप्थ इन सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। रन ऑफ द कैचमेंट एरिया इज एक्सप्रेस्ड एज। रन ऑफ कैचमेंट एरिया जो उसका होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पे रन ऑफ जो है उसको हम लोग सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओवर ए कैचमेंट में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए 12th नंबर जो क्वेश्चन है, हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। हेक्टेयर जो यूनिट होता है वो किसके मेजरमेंट में यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग एरिया के लिए यूज करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यूनिट हाइड्रोग्राफी इज फॉर। यूनिट हाइड्रोग्राफी जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफी जो होता है यूनिट एक्सेस रेनफॉल अकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द कैचमेंट। तो ये ऑप्शन हम लोग को करेक्ट होगा, यूनिट एक्सेस रेनफॉल अकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द कैचमेंट, यानी ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। तो इसके बाद जैसे ही बात किया जाता है फ्रेंड टिपलिंग बकेट टाइप रेन गजेज। टिपलिंग बकेट टाइप जो रेन गजेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप। तो टिपलिंग बकेट क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा। फिर आता है अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड क्या होता है, तो डिटरमाइन करता है एवरेज डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन विथ नो वेइंग ऑफ इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ इंडिविजुअल रेन गजेज। तो जो अर्थमेटिक मीन मेथड होते हैं उनमें तो हम लोग P1 P2 करके ऐसे स्टेशन में रेनफॉल को मेजर करते हैं और उसके बाद में सबको P1 P2 को जोड़ देते हैं एन तक और डिवाइड कर देते हैं रेन गजेज स्टेशन से। तो इनमें एरिया का तो कोई मतलब नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन जो हम लोग का है ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है बात इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड। इवेपोरेशन जो होता है प्लांट सरफेस से, यानी ट्रांसपायरेशन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात आता है ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विथ टाइम एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम। तो देखिए जब बात किया जाएगा ग्राफ का, उसमें बात किया जाएगा डिस्चार्ज विथ टाइम, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोग्राफ। फिर आता है आइसोहाइट्स आर द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। आइसोहाइटल मेथड में बात किया गया था कि आइसोहाइट्स एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग जोड़ते हैं इक्वल रेनफॉल से। ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। देखिए मोस्ट एक्यूरेट जो मेथड होता है एवरेज डेप्थ के लिए एलॉन्ग एरिया ओवर एरिया बोला जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोहाइटल मेथड, और ओवर एरिया नहीं बोला जाएगा फ्रेंड ध्यान दीजिएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे देसियन पॉलीगॉन मेथड। तो ध्यान देने वाली बात है, इसी में गड़बड़ होता है। अगर ओवर एरिया बोला गया यानी आइसोहाइटल, अगर ओवर एरिया नहीं जिसमें बोला जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ओवर एरिया नहीं बोला गया, यानी इसमें हम लोग मारेंगे देसियन पॉलीगॉन मेथड, बी ऑप्शन। फिर आता है 60% ऑफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स 60% जो इंडेक्स ऑफ वेटनेस होता है तो ये 40% इफिशियंसी देता है फ्रेंड। ऑप्शन हम लोग आगे देख लेंगे, 40% इफिशियंसी देगा। ठीक है,
तो ये देखिए फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन हम लोग आगे ही बता दिए थे कि 40% होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर आता है बात 21 नंबर क्वेश्चन में कि हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफ बिटवीन। हाइड्रोग्राफ जो ग्राफ होता है, हाइड्रोग्राफ अभी हम बात किए थे डिस्चार्ज यूनिट टाइम, यानी डिस्चार्ज पर टाइम, यानी डिस्चार्ज एंड टाइम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, फिर आता है द मॉइस्चर यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो मॉइस्चर यूज होता है प्लांट ग्रोथ में तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ऐसे ही हम लोग पढ़े हैं कि कैपिलरी एक्शन से क्या करता है, वाटर गेन करता है प्लांट, यानी कैपिलरी वाटर क्या यूज होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। फिर आता है वाटर लॉगिंग इज एलिमिनेटेड बाय। वाटर लॉगिंग जो होता है किसके मेथड के द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है, तो डीप प्लॉइंग। डीप प्लॉइंग के वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या को क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर सकते हैं। हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ। हाइड्रोग्राफ जो प्लॉट होता है वो किसके टर्म में होता है, तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के टर्म में होता है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं द एल्ड ऑफ अ वेल डिपेंड्स अपॉन। जो एल्ड होता है वेल का वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो यहाँ पे तीनों चीज़ पर डिपेंड करेगा। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, एरिया ऑफ एक्विफायर ओपनिंग इनटू द वेल, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग करेक्ट होगा, सभी पे डिपेंड करेगा। द रन ऑफ इंक्रीजेज विथ। रन ऑफ कैसे इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, या इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए रन ऑफ कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है। तो जैसा कि बात हम लोग कर रहे हैं तो डिकेंस फार्मूला में, तो डिकेंस फार्मूला जो होता है फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा, डिकेंस फार्मूला जो होता है Q इक्वल टू, अच्छा से हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डिकेंस फार्मूला, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिकेंस फार्मूला क्या होता है कि Q इक्वल टू CA के पावर 3/4। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिकेंस फार्मूला में जो पीक डिस्चार्ज होता है ए के पावर 3/4, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए के पावर 3/4। और डिकेंस फार्मूला जो होता है फ्रेंड वो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डिकेंस फार्मूला नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में यूज किया जाता है। और इसके बाद जो यहाँ ए के पावर 2/3 है, ये रीफ फार्मूला के लिए यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं RYVE। रीफ फार्मूला के लिए उपयोग किया जाता है Q इक्वल टू CA के पावर 2/3। ध्यान दीजिएगा, रीफ फार्मूला के लिए यूज किया जाता है, तो रीफ फार्मूला के लिए यूज किया जाएगा तो यानी CA के पावर 2/3, या पीक डिस्चार्ज वहाँ पे होगा A के पावर 2/3। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है A के पावर 3/4। तो यहाँ पे हम लोग अब चैप्टर 3 में देखेंगे फ्रेंड, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप जो हमारा है चैप्टर 3 है, उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली फॉर 1 डे एट द रेट ऑफ 1 क्यूमेक नोन एज क्यूमेक डे। तो उसमें कितना होता है वाटर का क्वांटिटी, तो क्यूमेक डे में 8.64 हेक्टेयर मीटर होता है, यह ध्यान दीजिएगा 8.64 हेक्टेयर मीटर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रबी क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ। रबी का क्रॉप जो होता है उसको कब सो किया जाता है और कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है अक्टूबर टू मार्च होता है। तो 3 क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह कि विद द इंक्रीज इन सप्लाइड इरिगेशन वाटर द एल्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर इंक्रीज करते हैं सप्लाई इरिगेशन को तो द एल्ड ऑफ क्रॉप को क्या होगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो देखिए क्या करेगा, सबसे फर्स्ट इंक्रीज करेगा सर्टेन लिमिट तक, फिर डिक्रीज कर जाएगा। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ करेक्ट होगा, सी रॉन्ग है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज करेगा सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद डिक्रीज करने लगेगा। द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर ऑफ ए गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम। देखिए ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो है मैक्सिमम होता है कहाँ पे, एट द हेड ऑफ मेन कैनल और ऑन द फील्ड। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट कीजिए, आपको सही ही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट है ए ऑप्शन, तो एट द हेड ऑफ मेन कैनल। ठीक है, इफ़ द ड्यूटी ऑफ ए, यहाँ पे ड्यूटी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप ऑफ बेस पीरियड 120 डेज एंड 1400 हेक्टेयर पर क्यूमेक, देन द डेल्टा ऑफ क्रॉप इज। देखिए इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो 741 mm आएगा। उसके बाद देखते हैं द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ एन इरीगेशन प्रोजेक्ट इज 75,000 हेक्टेयर। द इंटेंसिटीज ऑफ इरीगेशन फॉर रबीज
55%. If the duty of Rabi is 1500 hectare per cubic, the required discharge for the Rabi is required discharge उसका कितना होगा, तो 27.5 सेंटी क्यूमेक 27.5 क्यूमेक होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर देखिए राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है या समर क्रॉप है या नॉन क्रॉप है, यानी राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह, ए क्रॉप विच इज रेज्ड इंटायरली विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड, एक जो ऐसा क्रॉप जो इंटायरली रेनफॉल से उसको ग्रो किया गया उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेनी क्रॉप। फिर आता है ड्यूटी ऑफ वाटर इज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड, ड्यूटी ऑफ वाटर जो होता है उस किसके बीच के रिलेशन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और एरिया ऑफ क्रॉप बोला जाता है ना। ड्यूटी मतलब क्या कि पर हेक्टेयर वाटर का कितना वो इरिगेट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा एरिया ऑफ क्रॉप इट्स मेच्योर, मतलब कितना एरिया वहाँ पे मेच्योर करता है। उसके बाद आता है द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर ए गिवन क्रॉप, जो ड्यूटी होता है इरिगेशन वाटर का फॉर ए गिवन क्रॉप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो डिक्रीज कर जाता है कब, जब इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, तो डिक्रीज कर जाता है ड्यूटी, क्योंकि इंक्रीज कर जाएगा तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा इरिगेट नहीं कर पाएगा, तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। 10th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आता है द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ के और वाटरिंग फॉर द राइस इज अबाउट, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ के जो कांस्टेंट होता है वो राइस का कितना होता है, तो राइस का 19 सेंटीमीटर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन द बेस पीरियड, तो देखिए क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड से ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम बताए थे आप लोग को क्रॉप पीरियड का लिमिट कुछ इतना और बेस पीरियड यानी यहाँ तक होता है, ठीक है। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है, वो ज़्यादा होता है बेस पीरियड से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। फिर देखिए डिजाइन डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स व्हेन बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर टू बी कल्टिवेटेड इन द सेम फील्ड, तो वो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है डिजाइन डिस्चार्ज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, इसको रट जाइए। डिजाइन डिस्चार्ज हम लोग उतना अच्छे से नहीं पढ़े तो इसको रट जाइएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन में भी ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज रबी खरीफ, इतना ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर आता है द ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, इज ग्रेटर देन द कल्चरेबल कमांड एरिया, तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, इज ग्रेटर देन द कल्चरेबल कमांड एरिया। द ऑप्टिमम core water depth of kharif crop is 19 cm with an allowed core water period of 3 weeks. The outlet discharge of factor of for this crop will be, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया सबसे आगे वो समझिए। द ऑप्टिमम कोर वाटर डेप्थ फॉर ए खरीफ क्रॉप इस 19 सेंटीमीटर, यानी 19 सेंटीमीटर हम लोग को बीट दे दिया, बेस पीरियड दे दिया विथ एन अलाउड कोर वाटर पीरियड। ये बेस पीरियड यहाँ पे हम लोग को बी यहाँ पे दिया है, डेल्टा दिया है 19 सेंटीमीटर। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे डेल्टा जो है हम लोग का वो 19 सेंटीमीटर दे दिया, डेल्टा 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में जो बेस पीरियड है ये ध्यान दीजिएगा, बेस पीरियड दिया है कितना, 3 वीक्स, यानी कितना 21 डेज, 3 वीक्स यानी 21 डेज, तो 3 वीक्स यानी 21 डेज हम लोग ले रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि अगर डेप्थ जो हो मीटर में रहे, अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा इजकल टू 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी, जो डी होगा यहाँ पे ड्यूटी होगा, तो ये फॉर्मूला होता है 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी, जब डेल्टा क्या हो मीटर में हो तब। अब इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे होगा, कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे हम लोग को डेल्टा 19 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.19 मीटर में आ जाएगा, इतना बराबर क्या होगा 8.64 बी। अब बी क्या है, बी है 3 वीक्स यानी 21 डेज यानी 21, अब डिवाइडेड बाई डी, और डी क्या हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.64 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 0.19। अब इसका कैलकुलेशन देखिए फ्रेंड, 8.64 इंटू 21 आगे हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो 181.44 आ गया। अब इसको अगर हम लोग ड्यूटी
जो ये आया इसी को हम लोग अगर डेल्टा से डिवाइड कर दें तो हम लोग को ड्यूटी निकल जाएगा। जैसा कि पीछे वाला वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा, पीछे में हम लोग तुरंत ही अभी इसका इक्वेशन लिखे थे। तो इसका में हम लोग डेल्टा से डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा था 19 डेज, तो 19 डेज जब डेल्टा था तो मीटर में उसको चेंज कर 19 सेंटीमीटर डेल्टा था, तो उसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.19 मीटर आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है 954.94, यानी कि 955, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 955। तो यहाँ पे देखिएगा उसका जो करेक्ट आंसर आएगा 955 आएगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड मेरे वो 955 हेक्टेयर पर क्यूमेक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए 955। अब यहाँ पे देखते हैं वीट जो है वो कौन सा क्रॉप में आता है, तो वो आता है रबी क्रॉप में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद आता है द क्रॉप एमंग द फॉलोइंग विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए मैक्सिमम ड्यूटी। ऐसा कौन सा इसमें क्रॉप है जो उसका मैक्सिमम ड्यूटी वहाँ पे मिलता है, तो वो होता है वीट मैक्सिमम ड्यूटी के लिए। द टोटल टाइम इलैप्स बिटवीन द सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड। जो टोटल टाइम को इलैप्स होता है, मतलब टोटल टाइम बिफोर सोइंग और आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप पीरियड। अगर बात किया जाएगा आफ्टर सोइंग और बिफोर हार्वेस्टिंग तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस पीरियड। और यहाँ पे बात किया जा रहा है बिफोर सोइंग और आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो वहाँ पे क्रॉप पीरियड। तो ये ध्यान दीजिएगा। ड्यूटी ऑफ कैनल वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन, कैनल वाटर को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है सीसीए में तो क्या कल्चरेबल कमांड एरिया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा कल्चरेबल कमांड एरिया। फिर आता है डेल्टा अभी हम लोग उस न्यूमेरिकल से पढ़ें क्या कि 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी मीटर में रहेगा, तो 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी मीटर, तो ये वाला करेक्ट होगा हम लोग का। फिर आता है इफ़ द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड इज 15 डेज एंड द कैनल हैज एक्चुअली रन 3 डेज द टाइम फैक्टर विल बी, तो इसका टाइम फैक्टर कितना होगा, तो 0.4 होता है। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर राइस इज, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होता है डेल्टा का 120 डेज होता है, 127 होता है फ्रेंड सेंटीमीटर में। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 120 सेंटीमीटर। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मीन्स, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का मतलब क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मतलब क्या, रेनफॉल पर यूनिट एरिया, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी रेनफॉल पर यूनिट एरिया। द ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट इज आल्सो नोन एज, जो आउटलेट पे जो ड्यूटी ऑफ वाटर उसको क्या तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट, ड्यूटी ऑफ वाटर जो होता है आउटलेट में तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटलेट फैक्टर, ना कि टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर यहाँ पे गलत हो जाएगा, आउटलेट फैक्टर बोलेंगे। ड्यूटी जो होगा आउटलेट पे उसको आउटलेट फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो है ये ऑप्शन भी गलत है, बी जो दिया जा रहा है। क्रॉप रेशियो जो होता है रबी से खरीफ में होता है, अगर रबी से खरीफ के रेशियो हम लोग निकाल दें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रेशियो। फिर आता है द डेल्टा फॉर अ क्रॉप हैविंग अ बेस पीरियड 120 डेज इज 70 सेंटीमीटर। तो जो डेल्टा हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा पूरे फार्मूला को हम अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेल्टा होता है क्या होता है 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी, ये मीटर में रहेगा डेल्टा, तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग डी को यानी डेल्टा जो दिया गया है 70 सेंटीमीटर, अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लें तब देखिए क्या होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.70 मीटर में रहेगा इज इक्वल टू 8.64 इंटू, अब 120 डेज है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई डी। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, जब डी फाइंड आउट करना होगा तो 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 0.70। तो इसको हम लोग अब कैलकुलेटर में देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 8.64 इंटू 120 हम लोग कर लिए तो कुछ इतना आया। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा 0.70 से, तो 0.70 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.70 हम लोग का था क्या, वहाँ पे हम लोग का डेल्टा था, तो हम लोग को ड्यूटी निकल जाएगा। तो डेल्टा से जब डिवाइड किए तो देखिए कितना आया 1481। अब इसको ऑप्शन में हम लोग मिलाएंगे किससे,
यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है बी ऑप्शन करेक्ट है 1481। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन 1481 हेक्टेयर पर क्यूमेक वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 से इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव को। सबसे आगे देखते हैं फ्रेश वाटर रिजर्वायर हैज ए कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो। फ्रेश वाटर जो रिजर्वायर होता है तो उसको कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। द सेडिमेंटेशन सर्वे ऑफ मेजर रिजर्वायर वन मेड व्हेन दे लूज फिल इन द ब्लैक्स परसेंट ऑफ देयर कैपेसिटी। तो 3% ऑफ देयर कैपेसिटी, 3% अगर कैपेसिटी से कम जाता है तो उसको हम लोग सेडिमेंटेशन सर्वे करते हैं। अब इसके अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है कि फॉर्म और सेफ यील्ड ऑफ रिजर्वायर इज द। फॉर्म और सेफ यील्ड क्या होता है, तो क्रिटिकल कंडीशन में कितना वो ग्रांट करता है यील्ड उसको हम लोग बोलते हैं सेफ यील्ड। और फॉर्म यील्ड में तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सप्लाई, तो ये सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सप्लाई और यील्ड ग्रांटेड ड्यूरिंग अ क्रिटिकल ड्राई पीरियड। अब इसके बाद देखते हैं अ फ्रेश वाटर रिजर्वायर इज द रिजर्वायर। फ्रेश वाटर जो रिजर्वायर होता है वो क्या होता है, इन बीच इनफ्लो आउटफ्लो cycle is such that the water replenished at the least once preferably twice in a year। तो ये शुरू वाला ही क्वेश्चन है, उनमें लो होता है या लेस होता है, ठीक है। सेकेंडरी यील्ड क्या होता है, सेफ यील्ड के बाद के यील्ड को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी यील्ड, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए ISI रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ सेडिमेंटेशन ये होता है 0.10 to 0.2। तो डी ऑप्शन हम लोग के यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आता है रेट ऑफ रिजर्वायर सेडिमेंटेशन इज डिटरमाइंड बाय। रेट ऑफ रिजर्वायर सेडिमेंटेशन होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो ये डिटरमाइन किया जाता है इनफ्लो आउटफ्लो मेथड और कैपेसिटी सर्वे मेथड, यानी ये दोनों मेथड के द्वारा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आता है ग्रॉस स्टोरेज। जो ग्रॉस स्टोरेज होता है वो लीफ स्टोरेज और डेड स्टोरेज के मिलने से बनाया जाता है। तो लीफ स्टोरेज और प्लस डेड स्टोरेज इज इक्वल टू ग्रॉस स्टोरेज, इसलिए बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। फिर आता है MWL। MWL में तो क्या होता है, मैक्सिमम वाटर लेवल। तो MWL में तो क्या, मैक्सिमम वाटर लेवल। तो यहाँ पे MWL का बात किया जाएगा तो MWL मतलब मीन वाटर लेवल भी होता है कहीं कहीं, लेकिन जो अगर डैम के बारे में बात किया जाएगा, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं इरिगेशन में डैम में, तो डैम में MWL का मतलब होता है मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा MWL आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्सिमम वाटर लेवल ही आप मारिएगा, टिक आउट कीजिएगा मैक्सिमम वाटर लेवल ही। अब वो टीचर के अनुसार होता है कि मीन वाटर लेवल या मैक्सिमम वाटर लेवल को सही करता है, लेकिन मीन वाटर लेवल या मिनिमम वाटर लेवल भी होता है कहीं कहीं, मीन वाटर लेवल कहीं नहीं होता है फ्रेंड, मिनिमम वाटर लेवल कहीं कहीं होता है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो डैम में अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम वाटर लेवल, यानी मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ पे हम लोग करेक्ट करेंगे डैम में जब पढ़ेंगे तो मैक्सिमम वाटर लेवल। अब इसके बाद देखिए डेड स्टोरेज ऑफ ए रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड। डेड स्टोरेज किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो डेड स्टोरेज को अनयूजफुल स्टोरेज के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अकोमोडेट करते हैं सिल्ट ट्रैप्ड इन द रिजर्वायर के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा सी। इसके बाद देखिए 5 जो चैप्टर है हमारा डैम्स एंड डिविजन में, सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव MWL के बारे में ही। MWL जैसा कि अभी हम पढ़ें कि डैम्स में अगर MWL को हम लोग बात किया जाए तो डैम्स में MWL का मतलब होता है मैक्सिमम वाटर लेवल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, मैक्सिमम वाटर लेवल। फिर आता है द हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया इज भाखड़ा डैम, उस हाइट इज, भाखड़ा डैम का हाइट कितना 226 मीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम जो सबसे बड़ा होता है वो भाखड़ा डैम होता है, जिसका हाइट 226 मीटर है। इन कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम विथ वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस द स्टेबलाइजिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द। स्टेबलाइजिंग फोर्स जो प्रोवाइड किया जाता है वेट ऑफ द डैम से। ग्रेविटी डैम में क्या होता है, वेट ऑफ डैम के कारण ही स्टेबलाइजिंग फोर्स लगता है, यानी ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। इन ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम विथ स्लोपिंग अपस्ट्रीम फेस द रेजिस्टिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द। तो उसका जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वेट ऑफ डैम और वेट ऑफ द वाटर सपोर्टेड ऑन द अपस्ट्रीम, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आता है द फैक्टर अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट ट्राई टू डीस्टेबलाइज अ मैसोनरी ग्रेविटी डैम इज। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नहीं काम करता है डीस्टेबलाइजेशन में
मशीनरी ग्रेविटी डैम का, तो उसका क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्टैंडिंग अगेंस्ट द डाउन स्ट्रीम फेस। तो डाउन स्ट्रीम फेस में रहेगा तो वो डीस्टेबलाइजिंग में उसका कोई काम ही नहीं है। अप स्ट्रीम में रहेगा तो हो सकता है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में उसका कोई वर्क नहीं रहता है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखिए, स्पिलवे परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, स्पिलवे किस फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, तो सेफ्टी वैल्यू के लिए उपयोग किया जाता है। सेफ्टी वैल्व के लिए उपयोग किया जाता है जब वाटर FRL से ज़्यादा होने रहता है, फुल रिजर्वायर लेवल से। देखिए ध्यान दीजिएगा, FRL से जब वाटर के अमाउंट बढ़ने लगता है तो स्पिलवे गेट वहाँ पे यूज किया जाता है। जब स्पिलवे गेट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्पिलवे गेट को यूज करके वहाँ पे वाटर को आउट कर देंगे। When it is required to construct a storage reservoir, the structure constructed is, जब स्टोरेज के बात में आएगा तो हम लोग यूज करते हैं डैम को। फिर आता है अर्थन डैम्स आर, अर्थन डैम्स कौन सा टाइप का डैम होता है, तो नॉन रिजिड टाइप डैम होता है। इसके बाद द फ्री बोर्ड ऑफ अ डैम डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वेव विच ईस्टर्न डिपेंड्स ऑन, तो जो फ्री बोर्ड जो होता है डैम का वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है बोथ विंड वेलोसिटी एंड फेज पे। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, बी और सी बोथ विंड वेलोसिटी एंड फेज। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं द हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम, जो हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम भाखड़ा नगर डैम यानी 226 मीटर। भाखड़ा नगर डैम का हाइट सिंपली याद कीजिएगा 226 मीटर होता है। भाखड़ा डैम ऑफ आवर कंट्री इज सिचुएटेड इन, भाखड़ा डैम जो है वो किस राज्य में सिचुएटेड है, तो वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है भाखड़ा नगर डैम। क्रीस्ट ऑफ एन इमरजेंसी स्पिलवे इज फिक्स्ड एट, क्रीस्ट जो होता है इमरजेंसी स्पिलवे का उसको कहाँ पे फिक्स किया जाता है, तो क्रीस्ट फिक्स किया जाता है MWL पे, मैक्सिमम वाटर लेवल पे। द टॉप लाइन ऑफ ओगी स्पिलवे विच इज केप्ट एट RL इक्वल टू द फुल रिजर्वायर लेवल इज प्रिसाइजली कॉल्ड, तो जो टॉप होता है टॉप लाइन ऑफ ओगी स्पिलवे में टॉप लाइन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एपेक्स बोलते हैं। ओगी स्पिलवे की जब बात किया जाएगा तो ओगी स्पिलवे में ध्यान दीजिएगा वाटर जो होता है इसका स्लोप के ऊपर से वाटर फ्लो करता है। तो ओगी स्पिलवे में जो अपर पार्ट जब जो ऊपर लेवल में जो RL के साथ में बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं द अपेक्स ऑफ ए क्रीस्ट। द स्पिलवे विच कैन बी अडॉप्टेड विथ एज इन ऑन ग्रेविटी एज वेल एज अर्थन डैम इज कॉल्ड, तो ऐसा स्पिलवे जो दोनों में यूज किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं च्यूट स्पिलवे बोल के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, च्यूट स्पिलवे बोला जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके आगे देखिए, हाइड्रोलिक जंप इज वाइडली यूज्ड फॉर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन, हाइड्रोलिक जंप कौन सा, हाइड्रोलिक जंप जो यूज किया जाता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी में, तो कौन सा डैम में यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन सा स्पिलवे में यूज किया जाता है। तो इनमें देखिए ओगी स्पिलवे में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक जंप का, क्योंकि ओगी स्पिलवे में हम लोग बात किया कि ऊपर से जाता है, डैम के ऊपर से वाटर के अमाउंट जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप को डिस्पेंड करने के लिए वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक जंप। एन अनगेटेड स्पिलवे स्टार्ट्स फंक्शनिंग एज सून, अभी जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज गैलरी, जो प्रोविजन किया जाता है ड्रेनेज गैलरी इन ग्रेविटी डैम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, तो ड्रेनेज गैलरी का इस्तेमाल करते हैं सीपेज प्रेशर को कम करने के लिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और इसमें हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, एन अनगेटेड स्पिलवे स्टार्ट्स फंक्शनिंग एज सून एज द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर क्रॉसेज द, तो अनगेटेड स्पिलवे कब स्टार्ट करता है फंक्शनिंग, जब वाटर लेवल किससे क्रॉस कर जाए, तो वो यहाँ मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल से MRL से जब क्रॉस कर जाए तो यूज होने लगता है अनगेटेड स्पिलवे का। For triangular dam section of height h, for just no tension under the action of water pressure, self weight and uplift pressure, the minimum base width required with unusual notation is, तीन में इसका जो यूज होता है h डिवाइडेड बाई होता है SC-1 के पावर में 1/2, तो 1/2 के मतलब क्या, अंडर रूट, यानी डी ऑप्शन है हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट SC-1, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए इसके आगे जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे 19 नंबर क्वेश्चन में, बीच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज रिजिड डैम, इनमें से कौन सा ऐसा डैम है जो रिजिड डैम है, तो वो होता है ग्रेविटी डैम। फिर आता है इन द साइफन स्पिलवे द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, साइफन स्पिलवे में डिस्चार्ज किया इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो एच
के पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है साइफन स्पिलवे में डिस्चार्ज। अब इसके आगे देखते हैं, द टॉप ऑफ वियर और स्पिलवे इज कॉल्ड, जो टॉप होता है वियर और स्पिलवे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट। फिर आता है बैराज इज प्रोवाइडेड ऑन, बैराज जो होता है किस पे प्रोवाइड किया जाता है, तो डीप नैरो वैली या वाइड सैलो वैली या रॉक फाउंडेशन, तो इनमें तीनों पे प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यूनिट 6 से बांद्रा परकुलेशन टैंक्स एंड लिफ्ट इरिगेशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को, द कॉमनली यूज्ड लिमिट ऑफ सक्शन लिफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज्ड इन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ ए वर्टिकली ड्राइवन टरबाइन टाइप पंप एंड फ्लोर ऑफ द जैक वेल इज, तो मिनिमम क्लियरेंस होता है उसका 1.5 मीटर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। इनटेक स्ट्रक्चर फॉर लिफ्ट इरिगेशन फ्रॉम रिवर्स इन डेल्टा रीजन जनरली कंप्राइजेज ऑफ, तो इनटेक स्ट्रक्चर जो होता है लिफ्ट इरिगेशन में, तो डेल्टा रीजन के कारण तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग बैरेजेस एंड देयर अडॉप्शन, तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। अब इसके आगे देखिए, द यूजुअली अडॉप्टेड वैल्यू ऑफ रिटेंशन पीरियड ऑफ इनफ्लो इनटू ए सम्प वेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड 5 मिनट, तो यूजुअली अडॉप्टेड वैल्यू ऑफ रिटेंशन पीरियड उसको क्या बोला जाता है, 5 मिनट वहाँ पे होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं